नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये वीडियो है बीएससी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आज हम लेकर के आए हैं बॉटनी की क्लास। और बॉटनी में दोस्तों आज हम पेपर सेकंड के टॉप 75 एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सेमेस्टर 6 के जो लगभग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होने हैं वो ओएमआर शीट पर होने हैं, एमसीक्यू प्रकार के होने हैं। इसीलिए हमने आज से ही क्लास स्टार्ट कर दी है एमसीक्यू की। तो दोस्तों, आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पर होना है, तो आप सभी के लिए हमारी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेमेस्टर 5th और 6 में 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से 6 सेमेस्टर में भी आपका 2 पेपर होगा। तो ये बॉटनी का सेकंड पेपर है। तो बॉटनी का सेकंड पेपर जो है उसका पेपर टाइटल है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें टोटल 8 यूनिट हैं, 4 इकोलॉजी के हैं, 4 एनवायरनमेंट के। तो उन सभी के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हैं। सभी यूनिट से मैंने प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। और आपको बता दें, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनके एग्जाम में इस बार एमसीक्यू पेपर आने हैं। तो कौन कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर इस बार एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी को मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं तो आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, या आपका MJP और बरेली विश्वविद्यालय हो, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, या आपका राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, JNCU, CCSU, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, BU झांसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह विश्वविद्यालय, जो नई यूनिवर्सिटीज बनी है, माँ बिंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। लगभग यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होने हैं वो 6 सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर के सबके एमसीक्यू होने हैं। तो आप सब के लिए हमारी ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आशा करता हूं कि आप सब लोग जो हमारी बताई गई ये बातें हैं वो समझ में आ चुकी होंगी, आपके कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध ये है कि आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करते रहेंगे जिनको इसका आंसर पता होगा। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें है द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज ऑफ वेरियस जेनेरा एंड स्पेसीज इज कॉल्ड, यानी कि विभिन्न वंशों एवं प्रजातियों के समुदाय का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को पूछा गया है कि क्या कहते हैं। अब क्या पूछा गया है इसको ध्यान रखेंगे, विभिन्न वंशों एवं प्रजातियों का जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनिकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनिकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन 20 में आपका सही उत्तर होगा समुदाय यानी कम्युनिटीज। तो समुदाय यानी कम्युनिटीज का जो अध्ययन है उसको साइनिकोलॉजी कहते हैं। आपसे केवल इतना क्वेश्चन में पूछ जाए, बाई चांस अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है दूसरी तरह से, तो पूछेगा कि समुदाय के अध्ययन को या समुदायों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या आप बताएंगे, साइनिकोलॉजी। ओके, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर सेकंड, और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच टुगेदर, यानी कि वह क्षेत्र जहां दो पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे को आच्छादित करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जहां दो इकोसिस्टम मिलते हैं उसको इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोटोन। ठीक है, इकोटोन। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए जहां पर दो पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हो, उसको इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर है इसमें। प्रश्न नंबर 3 आपका दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें है द टैक्सॉन लाइकली टू ज्वाइन द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर इज, कौन सा समूह की निकट भविष्य में लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल होने की संभावना है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है विलुप्त, बी है दुर्लभ, सी ऑप्शन दिया गया है असुरक्षित, और डी ऑप्शन है आपका जीवाश्म। तो आपको बता दें, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडेंजर जो बनती है दोस्तों वो असुरक्षित जो
प्रणाली है उसके अंतर्गत। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन से समूह में निकट भविष्य में लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल होने की संभावना है, तो असुरक्षित श्रेणी। ओके, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, और इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टू ईट एंड बी ईटेड रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज, खाने के लिए और खाया जाए, खाने के लिए और खाया जाए वाला संबंध क्या कहलाता है, तो इस संबंध को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला। जो दोस्तों ध्यान रखेंगे, खाने और खाया जाने का संबंध जो है वो फूड चेन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रीवियस सत्र में कई बार रिपीट हुए हैं, इस बात का विशेषकर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। और आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबसे बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर अभी नए विजिट कर रहे हैं, आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। ओके, चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन था इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स, पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन को हम देखेंगे, जिसमें है ऊर्जा की प्राप्ति और खनिज की हानि। बी है ऊर्जा की हानि और खनिज की प्राप्ति। ऑप्शन सी कह रहा है ऊर्जा और खनिज की प्राप्ति, और डी ऑप्शन है ऊर्जा और खनिज की हानि। दोस्तों आपको बता दें कि जब बात हो पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित होने की, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो सम्मिलित होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं गेन ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ मिनरल, यानी कि ऊर्जा प्रवाहित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होती है, ऊर्जा प्रवाहित होती है और खनिज चक्रित होते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। गेन ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 आपका है बायोम डिस्क्राइब, बायोम वर्णन करते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि डेजर्ट वेजिटेशन को। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेजर इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। सी ऑप्शन है मेजर इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एनिमल, और डी ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल एंड क्लाइमेट। तो आपको बता दो बायोम जो है वो क्या वर्णन करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बायोम वर्णन किसका करता है, ये वर्णन करता है जलवायु और जीव का। ठीक है, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 का जो करेक्ट उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पौधों, जंतुओं एवं जलवायु के बीच का जो संबंध है उसको बायोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी which does not involve CO2 is, वह कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जिसमें CO2 नहीं निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन जिसमें देखेंगे दिया गया तेल, क्या तेल एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जिसमें CO2 नहीं निकलता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे जिसमें कोयला, कोयले में CO2 निकलता है, नहीं निकलता है, तो बिल्कुल निकलता है भाई, तेल में CO2 निकल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियर ऊर्जा में CO2 नहीं निकलता है, यानी कि CO2 का उत्सर्जन न्यूक्लियर एनर्जी नहीं करती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा सी आपका सही उत्तर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी कार्बनिक पदार्थ, तेल और कोयला, इन सब में CO2 निकलता है, लेकिन न्यूक्लियर ऊर्जा में नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 8, और इसमें पूछा गया है मेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, मुख्य नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत। पहला ऑप्शन जिसमें है कोयला, बी ऑप्शन आपका है ईंधन गैस, सी ऑप्शन है जंगल या वन, और डी है चौपाए या कैटल। ठीक है, चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको बता दें भाई कि मुख्य नवीनीकरण ऊर्जा का जो स्रोत है उसमें आपका जंगल आता है, वन आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो जंगल आप लगाएंगे, अगर ऑप्शन में वन है तो वन लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रमुख नवीनीकरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, जिसमें पूछा गया प्रश्न कि सॉइल इरेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी कि भूमि अपरदन को किस विधि से रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि
पौधों को हटाकर। क्या पौधों को हटाकर हम भूमि अपर्दन का मतलब होता है कि भूमि का कटाव। जो आप देखते हैं जब नदी का उफान आता है तो भूमि बहुत ज्यादा भूमि की कटाई होती है, ठीक है, पानी जब बरसता है उस टाइम पर, ठीक है। तो क्या भूमि अपर्दन को हम पौधों को काट कर रोक सकते हैं? या बी ऑप्शन कह रहा है चिड़ियों की संख्या बढ़ाकर, जब हम चिड़िया ज्यादा हो जाएंगी तो भूमि अपर्दन बचेगा। सी ऑप्शन है एफोरेस्टेशन द्वारा, और डी है अति चरने के द्वारा। तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, सबसे ज्यादा पेड़ लगाना। ये एफोरेस्टेशन के सिस्टम है एक प्रकार की, जिसमें पेड़ लगाने का प्रक्रिया जारी किया गया है। तो पेड़ लगाने से मृदा अपरदन रुक जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10, जिसमें है कि जंतु अपनी कार्बन की जरूरत किससे प्राप्त करता है? एनिमल ऑब्टेन देयर द कार्बन रिक्वायरमेंट थ्रू, पहला ऑप्शन सॉइल, बी है एयर, सी ऑप्शन दिया गया वाटर, और डी है प्लांट्स। तो कार्बन, अगर बात करें कार्बन की जरूरत जब होती है किसको, जंतु को, तो ये किससे प्राप्त करते हैं? क्या मृदा से प्राप्त करते हैं यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं, या वायु से, या जल से, या फिर पादप से? तो आप ध्यान रखेंगे कि जंतु अपने कार्बन की जो आवश्यकता है वो प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। किससे? पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी पादप से प्राप्त करते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इन इकोसिस्टम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज मेड बाई, पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा बनाई जाती है? आपके ऑप्शन दिए गए बच्चों। ऑप्शन ए आपका है उत्पादक द्वारा, बी है उपभोक्ता द्वारा, सी है परजीवी, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता द्वारा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा बनाई जाती है? तो याद रखेंगे कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, और इसमें पूछा गया एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? यह कई बार पूछा जा चुका है। 2024 से लेकर के 2025 और 26 के मध्य में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है ए, जिसमें दिया गया एक दिशीय, बी ऑप्शन है द्विदिशीय, सी है बहुदिशीय, और डी दिया गया चक्रीय। तो आपको बता दें पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट फेरिस्टाइल सॉइल, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है? उपजाऊ मृदा पूछी गई है। इसमें दिया गया पहला ऑप्शन सैंड यानी रेतीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, बी है सिल्ट, सी है क्ले, और डी दिया गया है लोम। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखेंगे लोम जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कि ये काली और जो लेटराइट मिट्टी होती है इसका मिक्सचर होता है, ठीक है। इसलिए आंसर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें लोम जो मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट ऑफ वाटर टू द प्लांट इन सॉइल इज कॉल्ड, यानी कि मृदा में पौधों के लिए जो उपलब्ध जल है वो उसको क्या कहते हैं, वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया ए इकाई, बी है क्लिसार्ड, ऑप्शन सी दिया गया होलार्ड, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिसार्ड। क्रिसार्ड मतलब पौधे हेतु उपलब्ध जो होता है, यानी कि पौधों हेतु जल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्रिसार्ड बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, जिसमें है कि ओजोनोस्फीयर इज कंपोनेंट ऑफ, ओजोनोस्फीयर किसका अवयव है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया थर्मोस्फीयर का,
बी है ट्रोपोस्फियर, सी है स्ट्रेटोस्फियर और डी दिया गया है मीसोस्फियर। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फियर। ओजोनोस्फियर किसका अवयव है? तो स्ट्रेटोस्फियर का अवयव है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट उत्तर आपका होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इपीफाइड एज बिल पैरासाइट। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जो उप उपरिरोही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है कुस्कुटा यानी कि अमरबेला इसको बोलते हैं, बी है स्ट्रेगा, सी ऑप्शन है रेफेलेसिया और डी दिया गया ओरोबैंकी। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? वो जाएगा मैंग्रोव वन में जो होते हैं पिनोमेटाफोर्सिस। ठीक है, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए कुस्कोटा जिसको अमरबेला कहते हैं। तो इनमें से पूछा गया था परजीवी एवं अपरोही, तो ये कुस्कोटा है। आंसर नंबर ए करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है कि न्यू मेटोफोर्स किन में पाए जाते हैं? न्यू मोटोफोर्सेस अकर्स इन, पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया है हेलोफाइट, बी ऑप्शन है जलोभित, ऑप्शन नंबर सी है मरुद्भिद और ऑप्शन डी है मीसोफाइट। तो इनमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स में जो न्यू मेटोफोर्सिस हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स न्यू मेटोफोर्सिस में पाए जाते हैं, तो हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 18 लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने वाली मुख्य ताकत कौन सी है? द ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज, पहला ऑप्शन जिसमें है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, बी है आपका उपभोक्ता, सी है डिकम्पोजर और ऑप्शन नंबर डी है सूर्य का प्रकाश। तो 18 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सोलर एनर्जी। पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने वाली जो एक मुख्य ताकत है वो है सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किन को कहा जाता है? विच आर कॉल्ड लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किन को कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया ए ऑप्शन में है कि ठंडे घास के मैदान को क्या बोला जाता है पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा, या अमेजन वर्षा का वन, या स्वच्छ जल वेटलैंड और ऑप्शन डी है ठंडे वन। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजन का वर्षा वन, अमेजन का वर्षा वन जो है ये पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका हो जाएगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि जंगली जनजातियां या जंगली जातियों के लुप्त होने का मुख्य कारक क्या है? पहला ऑप्शन है प्रदूषण, बी है शिकार, सी ऑप्शन दिया गया है कि वास स्थान का नाश और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, बात कर रहे थे यहाँ पर जंगली जातियों के लुप्त होने का मुख्य कारक। तो इसका जो मुख्य कारक है वो क्या है? इसमें प्रदूषण भी सम्मिलित है, इसमें हंटिंग भी यानी शिकारी भी सम्मिलित है, और वास स्थान का नाश हो रहा है यानी कि पेड़ पौधों जंगल की कटाई हो रही थी, ज्यादातर कटाई चल रही इस समय। ठीक है, बहुत धड़ल्ले के साथ। तो इस वजह से जंगली जातियां जो हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, इन सभी के कारण जंगली जातियां लुप्त हो रही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है काले मोती किस पौधे के बीज को कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है कि सीड ऑफ विच प्लांट आर कॉल्ड ब्लैक पर्ल्स, यानी काले मोती किस पौधे के बीज को कहा जाता है? तो यहाँ पर कुछ पौधों के नाम है। पहला देखेंगे ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है सोलेनम निग्रम, ऑप्शन नंबर बी है कोफिया अरेबिका, सी है पाइपर निग्रम और डी दिया गया है एवरस प्रीटोरियस। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पीपर निग्रम, जिसे काली मिर्च कहते हैं आप लोग। ठीक है, काली मिर्च। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा काले मोती
किस पौधे के बीज को कहा जाता है? तो काली मिर्च के बीज को कहा जाता है, इसलिए आंसर लगा देंगे कि सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 2023 में कॉप 28 सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया है कनाडा, बी ऑप्शन में है दुबई, सी है जापान और डी दिया गया है भारत। तो कॉप 28 जो है ये दुबई में हुआ था। तो सन 2023 में कॉप 28 सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दुबई में। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर आपका 23 और 23 नंबर क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ग्रीन हाइड्रोजन इन प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प। ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया केमिकल्स, बी ऑप्शन है वाटर वेपर्स, सी ऑप्शन है सल्फर बैक्टीरिया और डी दिया गया सोलर एनर्जी। तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये होता है सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 24 जिसमें है चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर प्रोटेक्शन फॉर ऑफ। चिपको आंदोलन किसकी रक्षा के लिए शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन ए दिया गया है कि जीव जंतु के रक्षा के लिए, बी ऑप्शन है जंगल यानी वन के रक्षा के लिए, सी दिया गया घास के मैदान के लिए और डी दिया गया है कृषि। तो दोस्तों चलिए बताने का आप सभी लोग प्रयास कीजिएगा कि चिपको आंदोलन किसकी रक्षा करने के लिए शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन जंगल बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, ये आंदोलन किसके लिए आया था? तो जंगल के बचाव के लिए कुछ महिलाओं ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 जिसमें है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए किसकी स्थापना नई विधि है? ए न्यू अप्रोच टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज स्टेबलाइजमेंट ऑफ। ऑप्शन ए नेशनल पार्क, बी है रिजर्व फॉरेस्ट, सी ऑप्शन है बर्ड सेंचुरी और डी ऑप्शन आपका दिया गया है बायोस्फीरिक रिजर्व्स। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं जिसमें दिया गया है ए राष्ट्रीय उद्यान। क्या राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थापना जो है ये नई विधि है? या ऑप्शन नंबर बी है आरक्षित वन, सी ऑप्शन है पक्षी विहार और डी दिया गया बायोस्फीयर संचयन। दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक संरक्षण तरीका, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बायोस्फीयर संचयन जो है ये एक प्रकार का नया तरीका है, नया विधि है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 और 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन सीटू संरक्षण नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। पहला ऑप्शन जिसमें है बर्ड सेंचुरी, बी ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन, सी है बायोस्फीयर रिजर्व और डी दिया गया नेशनल पार्क। तो दोस्तों इसमें राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन सीटू संरक्षण का नहीं है? तो इन सीटू संरक्षण का नहीं है, क्या नहीं है? तो बोटेनिकल गार्डन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बाकी पक्षी विहार, वनस्पतिक बगीचा और बायोस्फीयर ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये तीनों इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27 और इसमें पूछा गया है कि डीडीटी का छिड़काव किसका प्रदूषण करता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथीन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि ये छिड़काव डीडीटी का छिड़काव किस का प्रदूषण करता है? ये प्रदूषण किसका करता है? जो डीडीटी का, जहां जैसे मान लिया कि कहीं पर आप डीडीटी का छिड़काव कर रहे हैं तो उससे किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है? तो पहला ऑप्शन है वायु, बी है वायु एवं मृदा, सी ऑप्शन है मृदा एवं जल और डी दिया गया है वायु जल एवं मृदा। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एयर वाटर एंड सॉइल, यानी कि ये तीनों को प्रभावित करता है, डीडीटी तीनों को प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट उत्तर इसमें होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28 और 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है, क्या पूछा गया दोस्तों? 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है आपका कि इन ए नेशनल पार्क
प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, यानी कि एक राष्ट्रीय उद्यान पार्क में किसका संरक्षण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिसमें है फ्लोरा, बी है फोना, सी है ऑप्शन जिसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और डी दिया गया फ्लोरा एवं फोना। तो इनमें जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका सही उत्तर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान यानी कि एक राष्ट्रीय पार्क जो संरक्षण करता है वो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करता है, इसलिए हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर राइट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29 जिसमें है ग्रीन हाउसेस इफेक्ट टू रिलेटेड टू, यानी कि हरित ग्रह प्रभाव किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है कि हरित शैवालों की अधिक वृद्धि से संबंधित है ये, या खरपतवार की अधिक वृद्धि से, या वैश्विक गर्मी, या ऑप्शन नंबर डी है पौधों के नियंत्रित वातावरण में वृद्धि करना। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक गर्मी से संबंधित है। हरित ग्रह जो प्रभाव है किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से, यानी कि वैश्विक गर्मी से। ओके चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 30 और इसमें पूछा गया है कि समुद्र में तेल रिसाव को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिसमें है इस्चेरिसिया कोलाई, बी दिया गया है कि बैसिलस अबार्टलस, या फिर ऑप्शन सी है सीडोमोनास प्यूडिटा, ऑप्शन नंबर डी है स्टेप्टोकोकस ओरियस। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी सीडोमोनास प्यूटिडा का उपयोग किया जाता है समुद्र में जब तेल का रिसाव हो जाता है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन किस माफ कीजिएगा किसी जीव का प्राकृतिक स्थान क्या कहलाता है? द नेचुरल प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। पहला ऑप्शन ए है नीच, बी ऑप्शन है बायोमास या बायोब, सी ऑप्शन है आवास यानी प्राकृतिक आवास, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी आवास। ठीक है, किसी जीव का प्राकृतिक स्थान क्या कहलाता है? आवास यानी प्राकृतिक वास कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32 और 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज, यानी सीधे सूर्य की रोशनी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इन पौधों को दोस्तों क्या कहा जाता है? इन पौधों को जो कहा जाता है इनको हेलियोफाइटस कहा जाता है। हेलियोफाइटस ऐसे पौधे होते हैं जो सीधे सूर्य की रोशनी में उगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लांट्स आर, जो पौधे हैं ये क्या हैं? प्राथमिक उत्पादक हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता हैं, या शाकाहारी हैं, या फिर सर्वाभक्षी हैं? तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पौधे क्या है? प्राथमिक उत्पादक हैं। ठीक है, पौधे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 जिसमें पूछा गया द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट गिवन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? चलिए आप सब आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, बी है अरस्तु, सी है खुराना और डी दिया गया है राइटर। तो पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द किसने दिया था दोस्तों? याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो शब्द दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों राइटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर इसमें है 35 और 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म इकोसिस्टम इज फर्स्ट गिवन बाई, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली दी गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो दी गई थी वो टेंसले के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? टेंसले के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो दोनों चीज याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्या पारिस्थितिकी शब्द, तो पारिस्थितिकी जो शब्द है ये सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये राइटर ने दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो दी गई थी वो टेंसले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है द टू कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य अवयव इनमें से कौन से हैं? पहला ऑप्शन जिसमें है हर्ब जो झाड़ी, बी है मेढक एवं सांप,
सी है ऑप्शन सी क्या कह रहा है, जैविक एवं अजैविक, और डी दिया गया है मिट्टी एवं पौधे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो मुख्य अवयव हैं वो क्या है, एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, यानी कि जैविक और अजैविक, ये दो पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य अवयव हैं। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37, और 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विथ, वन महोत्सव जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन है पौधों की सुरक्षा से वन महोत्सव जुड़ा होता है, या फिर फसलों को बढ़ना या बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी है पेड़ लगाना, और डी है पेड़ काटना। तो जो माफ कीजिएगा, वन महोत्सव है ये किससे जुड़ा होता है, ये जल्दी से आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। आप सबके द्वारा इसका आंसर देना है। 37 नंबर प्रश्न आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वन महोत्सव किससे जुड़ा होता है। ये पौधों की सुरक्षा से है, या फसलों के बढ़ने से है, या पेड़ लगाना, या फिर पेड़ काटना। मैं इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊंगा आप सबके आंसर के आधार पर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 लेते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। और 38 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि कितनी ऊर्जा अगले टॉपिक स्तर पर हस्तांतरित होती है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। पहला ऑप्शन इसमें है ए 15%, बी है 20%, सी है 10%, और डी दिया गया है 40%। तो दोस्तों 10% ऊर्जा का हस्तांतरित होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोइंग टू इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। पहला ऑप्शन ए जिसमें है काला चना, बी है चावल, सी ऑप्शन है गेहूं, और डी दिया गया कपास। तो कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे मिट्टी की उर्वरता को जो बढ़ाता है वो काला चना बढ़ाता है। काला चना मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40, 40 नंबर क्वेश्चन है द यूजफुल सॉइल वाटर फॉर प्लांट्स इज, पौधों के लिए लाभकारी जल कौन सा है। पहला ऑप्शन ए देखेंगे, ए वाला ऑप्शन जिसमें है गुरुत्वीय जल। तो क्या गुरुत्वीय जल पौधों के लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे जिसमें आर्द्रताग्राही जल, सी है कोशिका जल, और डी दिया गया संयुक्त जल। तो इनमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कोशिका जल। ठीक है, कोशिका जो जल है ये पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए आंसर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 41 है वाटर इज, जल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जल है। ऑप्शन ए में दिया गया क्षय स्रोत, क्या जल एक क्षय स्रोत है, या अक्षय स्रोत है, या अक्ष अनवीनीकरण स्रोत है, या अक्ष नवीनीकरण स्रोत है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जल जो है ये अक्ष नवीनीकरण स्रोत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी में राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42, 42 नंबर प्रश्न है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा किया जाता है किसका, मृदा संरक्षण, या फिर जल संरक्षण, या खनिज संरक्षण, और दी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए के द्वारा क्या किया जाता है, मृदा का संरक्षण किया जाता है या फिर जल का संरक्षण किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम जल का संरक्षण करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट उत्तर हो जाएगा, वाटर कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि ऊर्जा स्रोत जो कम होता जा रहा है वो है। पहला ऑप्शन जिसमें सूर्य ऊर्जा, बी है वायु, सी है जीवाश्म ईंधन, और डी दिया गया है जल। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत जो है वो जीवाश्म ईंधन है। धीरे धीरे ये ऊर्जा समाप्त होती जा रही है, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी पर राइट उत्तर, फॉसिल फ्यूल। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44, ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सबसे अधिक भोजन प्राप्त किससे होता है। पहला ऑप्शन ए जिसमें वनों से, बी है वातावरण, सी है समुद्र से, और डी दिया गया स्थल से। तो सबसे अधिक जो भोजन प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है। दोस्तों याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो भोजन है वो जो प्राप्त होता है वो समुद्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45,
और 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द मेजर फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज, जलीय प्रदूषण का प्रमुख कारक है। पहला ऑप्शन ए साबुन, बी औद्योगिक अपशिष्ट, सी दिया गया धुआं और डी दिया गया अमोनिया। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, जलीय प्रदूषण का जो मुख्य कारक है वो औद्योगिक अपशिष्ट है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्मोक इज मेड ऑफ, जो धुंध है, धुआं, धुंध जो है जो बनता है अक्सर ठंडी के मौसम में, धुंध जो स्मोक बनता है वो किससे बनता है, वो NO3 प्लस कोहरे से बनता है। ठीक है, या फिर स्मोक और CO2 से बनता है, या धुएं और कोहरे से बनता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा धुआं प्लस कोहरा, धुआं और कोहरा जब मिल जाते हैं यही धुंध बना देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्मोक प्लस फॉग आर मेड ऑफ स्मॉग। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 47 इसमें दिया गया दोस्तों, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। फ्लोराइड पोल्यूशन यूजली अफेक्ट्स, पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया दांत को प्रभावित करता है, या वृक्क को, मस्तिष्क को, या फिर हृदय को। तो दोस्तों याद रखेंगे जो फ्लोराइड प्रदूषण है ये दांत को बहुत प्रभावित करता है। फ्लोराइड का प्रदूषण किसको प्रभावित करता है, दांत को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 48 जिसमें क्वेश्चन है कि ओजोन हास्य के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी प्रदूषक है। द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पॉल्यूशन फॉर ओजोन डिप्लेशन इज, पहला ऑप्शन ए जिसमें है मीथेन, बी ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी ऑप्शन है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS, या डी दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तो दोस्तों याद रखेंगे ओजोन हास्य के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी प्रदूषक है वो क्या है, एफ हम आप किएगा CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन हास्य के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 49 ध्यान दीजिएगा, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, CH4 की बात करें, ठीक है, CH4 की बात करते हैं तो CH4 जो है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें जिसमें दिया गया है CO2, तो CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है, NO2 भी है, SO2 ध्यान दीजिएगा, SO2 ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 50 आपका है कि तप्त स्थान जिसे हॉट स्पॉट कहते हैं, तो हॉट स्पॉट्स मीन्स क्या होता है, हॉट स्पॉट से आप क्या तात्पर्य है, ठीक है, या आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया गर्म प्रदेश, हॉट स्पॉट क्या गर्म प्रदेश कहलाता है, इसका मतलब होता है गर्म स्थान। बी है उष्ण प्रदेश, सी है जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर जैव विविधता का संवेदनशील क्षेत्र जो होता है वो हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डन बाई, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है किसके द्वारा, स्वस्थान के द्वारा, बह स्थान के द्वारा, या ए और बी दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वस्थान या बह स्थान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें सी सही उत्तर है। स्वस्थाने और बही स्थाने ये जैव विविधता का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लुप्त प्राय प्रजाति निम्न में से कौन से हैं। पहला ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा जिसमें है लेथा इरस ओडोरेटस, बी ऑप्शन है कोरिएंट्रम सटाइवम, सी ऑप्शन है नेरियम और इंडिकम, और डी है सेंटेलम एल्बम। तो इनमें से जो लुप्त प्राय प्रजाति है वो है आपका सेंटेलम एल्बम जिसे चंदन कहते हैं, ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर आपका इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, सेंटेलम एल्बम जिसको इसका चंदन का ये बोटेनिकल नाम है। ठीक है, ये एक प्रकार की लुप्त प्राय प्रजाति है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 53 जिसमें है कि पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिरता प्राप्त समुदाय क्या कहलाता है, ये समुदाय
क्या कहलाता है? तो इस समुदाय को क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स समुदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स समुदाय। इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार की अंतिम अवस्था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार की अंतिम अवस्था। इसलिए आंसर ए लगा देंगे करेक्ट उत्तर। तो अगर क्वेश्चन में आए कि पादप अनुक्रमण में अंतिम स्थिरता प्राप्त समुदाय, तो आप लगाएंगे क्लाइमेक्स समुदाय पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है MAB प्रोग्राम स्टैंड फॉर। तो ये प्रोग्राम किसके लिए स्टैंड करता है? तो मेन एंड बायोस्फीयर, मेन एंड बायोस्फीयर के लिए स्टैंड करता है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, मेन एंड बायोस्फीयर। अगर आपसे प्रश्न में आए MAB प्रोग्राम स्टैंड फ्रॉम, तो M फॉर मेन, A फॉर एंड और B फॉर बायोस्फीयर। ओके, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कंटेन डाटा ऑफ। रेड डाटा बुक में क्या होता है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है कि सभी पौधों की जातियां, सभी पौधों की जो जातियां हैं वो रेड डाटा बुक में सम्मिलित होती हैं। या ऑप्शन नंबर बी है सभी पशु जातियां। या सी ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से मुख्य जातियां। और डी है खतरे में प्रजातियां। तो रेड डेटा जो बुक होती है उसमें संकटाग्रस्त प्रजाति सम्मिलित होती हैं। ठीक है, संकटाग्रस्त प्रजातियां इसमें सम्मिलित होती हैं। इसीलिए जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 55 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खतरे में प्रजातियां या संकटाग्रस्त प्रजातियां। ये रेड डाटा बुक में सम्मिलित होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56 जिसमें है एंडेमिक स्पेसीज आर, स्थानिक प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां। या बी ऑप्शन है प्रजातियां विशिष्ट क्षेत्र में उपस्थित होती हैं। या सी है सभी जगह उपस्थित प्रजातियां। या डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों स्थानिक प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं जो विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं, उनको स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। इसीलिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा प्रजातियां विशिष्ट क्षेत्र में उपस्थित। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका है 57 जिसमें है ex-situ संरक्षण है, ex-situ संरक्षण है चिड़ियाघर, बी है वनस्पति गार्डन, सी है जर्म प्लाज्म बैंक और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रकार के ex-situ संरक्षण है, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी पर, ऑल ऑफ एबव पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है जिसमें है IUCN का मतलब क्या होता है? यानी IUCN का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे I मतलब इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, फॉर C फॉर कंजर्वेशन एंड फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका पूछा क्या गया है IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मोजेसेस स्विट्जरलैंड में है। या स्विट्जरलैंड अगर मिले तो स्विट्जरलैंड पर ही लगा दीजिएगा, या मोरगस स्विट्जरलैंड। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये IUCN का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर है 59 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को को MAB यानी मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? यूनेस्को को मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1971 में। ठीक है, 1971 में यूनेस्को को MAB कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सही उत्तर। और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट के तौर पर, कई बार एक पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 60 नंबर क्वेश्चन। और 60 नंबर क्वेश्चन में है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अपरदन को कम करता है। पहला ऑप्शन सीढ़ीदार खेत बनाकर, बी है खाद डालकर, और सी दिया गया जुताई करके, या डी है मिश्रित खेती करके। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो अपरदन को कम करने का एक प्रकार का विधि है वो है सीढ़ीदार खेत बना करके। ठीक है, सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमा खेत बना करके पर्वतीय मृदा अपरदन को रोकती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61 जिसमें है लेड PB सीसा का कारण बनता है। सीसा कारण किसका बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन था सीसा कारण बनता है किसका? जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, या इनमें से सभी का। तो दोस्तों याद रखेंगे जो सीसा यानी लेड ये किसका प्रदूषण बनता है? तो ये सभी जल, मृदा, वायु इन सभी का प्रदूषण बनता है। ठीक है, इसलिए हम कौन सा उत्तर लगा देंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी आंसर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है लाइकेंस डू नॉट लाइक टू ग्रो इन सिटीज।
लाइकेन शहरों में उगना पसंद नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। पहला कारण यहाँ पर ये कह रहा है कि उपयुक्त प्रकार के शैवाल एवं कवकों की अनुपस्थिति। क्या इनकी अनुपस्थिति के कारण लाइकेन पसंद नहीं करते हैं कि हम शहर में उगे, या बी है नमी की अनुपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर बिल्कुल यही सही और सटीक आंसर होगा। जहाँ पर नमी की कमी होती है, ठीक है, वहां पर जो है लाइकेंस नहीं उगते। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारक यह है SO2 प्रदूषण। ज्यादातर SO2 प्रदूषण जो होता है वो अधिक शहरों में होता है, इसीलिए वहां पर लाइकेंस उगना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए लाइकेंस शहरों में उगना पसंद नहीं करते हैं या फिर लाइकेंस शहरों में नहीं उगते, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है SO2 प्रदूषण के कारण। अगर ये नहीं ऑप्शन में मिले, SO2 ना हो, नमी हो, तो नमी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो सटीक आंसर है वो SO2 है और 100% यही कंफर्म है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर आंसर में लगा रहे हूँ सी ऑप्शन में SO2 पॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लाइकेंस डू नॉट लाइक टू ग्रो इन सिटीज बिकॉज ऑफ SO2 पॉल्यूशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 और 63 नंबर क्वेश्चन है कि DNA को नुकसान पहुंचाने वाला गैर आयनीकरण विकिरण इनमें से कौन सा है। गैर आयनीकरण विकिरण पूछा गया है। पहला है एक्स किरणें, बी ऑप्शन है यूवी किरणें, और सी है गामा किरणें, डी दिया गया बीटा किरणें। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूवी किरणें। यूवी किरणें जो है वो डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाली गैर आयनीकरण विकिरण है, इसलिए हम कौन सा आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पर लगा देंगे करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, जिसमें है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट विक्षुब्ध करता है फास्फोरस चक्र को, नाइट्रोजन चक्र को, कार्बन चक्र को, या फिर सल्फर चक्र को। तो ज्वालामुखी जो विस्फोट है ये विक्षुब्ध क्या करता है, ये विक्षुब्ध करता है दोस्तों सल्फर चक्र को। ठीक है, तो सल्फर चक्र पे आप लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 65, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हर पेपर में ये आपको देखने को मिलेगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66, जिसमें है ऑक्सीजन का सर्वाधिक योगदान कौन करता है। ऑक्सीजन का सर्वाधिक योगदान कौन करता है। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है कि पादप प्लावक, ऑप्शन बी है घास स्थल, सी है शाक एवं झाड़ियां, और डी दिया गया है घने जंगल। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा अधिकतम ऑक्सीजन उत्पादन। ठीक है, प्लावक, पादप प्लावक जो है ये अधिक ऑक्सीजन का योगदान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा पादप प्लावक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, फलवार मदद करती है मल्चिंग। फलवार मल्चिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, आजकल ज्यादातर मल्चिंग पर खेती हो रही है। तो मल्चिंग हेल्प इन, फलवर मदद किसमें करती है, मृदा उर्वरता में, नमी संरक्षण में, या मृदा संरचना के सुधार में, या फिर मृदा बंजरता में। तो दोस्तों जो मल्चिंग है, मल्चिंग का जो मेन कार्य क्या है, ये कार्य है नमी के संरक्षण में। ये नमी के संरक्षण में बहुत ही मदद करती है और खरपतवार को उगने से बचाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी जो तंत्र है दोस्तों वो कौन सा है, वो है महासागर। महासागर सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69। 69 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड के शीर्ष पर होता है। ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है, इस प्रकार से कुछ पिरामिड बना होता है और कई भागों में बटा होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पिरामिड के जो शीर्ष पर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, क्या शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं, उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें कि पारिस्थितिकी पिरामिड के शीर्ष पर मांसाहारी होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड का शीर्ष जो कहलाता है वो मांसाहारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड ये प्रश्न रहता है हर एग्जाम में, हर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, GIS का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो GIS का जो पूर्ण रूप है वो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो आप लगा देंगे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर, यानी ऑप्शन नंबर बी पर सही उत्तर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 71,
और 71 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट सीरियस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ कम्स फ्रॉम, वन्य जीवन के लिए सबसे गंभीर खतरा में से कौन सा है? ऑप्शन ए जिसमें है विदेशी प्रजातियों का समावेशन। वन्य जीव के लिए क्या ये सबसे गंभीर खतरा है जहां पर विदेशी प्रजातियों का समावेशन हो रहा है, या अत्याधिक शोषण सबसे ज्यादा गंभीर खतरा है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या फिर निवास स्थान का विनाश? तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो निवास स्थान का विनाश। ठीक है, वन्य जीव के लिए सबसे जो गंभीर खतरा है वो निवास स्थान का विनाश है, क्योंकि उनके निवास स्थानों का विनाश किया जा रहा है और ये सबसे बड़ा गंभीर खतरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 72, जिसमें है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूट इज, जैव नवीनीकरण प्रदूषण में से कौन सा है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है प्लास्टिक, बी है एबेस्टस, सी है मल, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो राइट उत्तर हो जाएगा मल। ठीक है, जैव अपघटनीय जो प्रदूषक हैं वो मल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर इसमें से होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 73, और 73 में है कि सुपोषण के परिणाम स्वरूप कमी आती है किसमें? घुलित हाइड्रोजन में, या घुलित ऑक्सीजन में, या खनिज और लवण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि सुपोषण के परिणाम स्वरूप जो कमी आती है वो घुलित किसमें? घुलित ऑक्सीजन में कमी आती है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 74, जिसमें ट्रॉपिक डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू, उष्ण कटिबंधीय सघन वन के कारण है उच्च तापमान और अधिक वर्षा, या निम्न तापमान और अधिक वर्षा, या फिर उच्च तापमान और कम वर्षा, या फिर जंगली जानवर। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सघन वन का जो वन के कारण क्या हो रहा है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान और अधिक वर्षा ये उष्ण कटिबंधीय सघन वन के कारण हो रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 75, जिसमें पूछा गया है कि विश्व वन्य जीव सप्ताह है, तो विश्व वन्य जीव जो सप्ताह है वो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे करेक्ट उत्तर। अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह को विश्व वन्य जीव सप्ताह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने आपको यहाँ पर आज सॉल्व करा दिए हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट था। इसी प्रकार से लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे 75 और 100 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आप सब लोग सहयोग बनाए रहेगा, वीडियो को लास्ट तक सभी लोग वॉच करिए, और जो प्रीवियस सत्र के वीडियोस हैं जिनको जो क्वेश्चन पेपर है मैंने सॉल्व करा रखे हैं आंसर की के माध्यम से, उन क्वेश्चन पेपर को भी पढ़िए, ताकि वो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सेम आपका सेम वैसे ही आएगा। ठीक है, दोनों का पैटर्न सेम है, सारी चीजें सेम है, बस ये है कि ओल्ड पेपर, तो जितना ज्यादा आप ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए कि ओल्ड पेपर भी सॉल्व करिए। हमारे चैनल पर ओल्ड पेपर मैंने दे रखे हैं, तो आप उनको भी देखिए, और मैं लगभग 10 साल के प्रीवियस सत्र के जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज के प्रश्न पत्र हैं उनको भी सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए भाई वो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या टेलीग्राम के सर्च बार में जाइए एसपी स्टडी पॉइंट सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा ये चैनल, जहां से आप बिल्कुल इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, आप सबसे निवेदन है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।